नमस्कार। एक तरफ सरकार हर वर्ष नए पेड़ लगाने का दावा करती है, करोड़ों पौधे रोपने की घोषणा होती है, अभियान चलाए जाते हैं, फोटो खींचते हैं, अखबारों में सुर्खियां बनती हैं। इतिहास में पहली बार इतने पेड़ लगाए गए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही पेड़ कहां जाते हैं? किसने उन्हें सींचा? किसने उनकी देखभाल की? किसने उनकी जिम्मेदारी ली? ये कोई नहीं पूछता है। कागजों पर अंक बढ़ते जाते हैं, रिकॉर्ड बनते जाते हैं, लेकिन धरती पर हरियाली घटती जाती है। सरकार की गिनती के पेड़ आंकड़ों में हरे दिखते हैं, जमीन पर भूरे पड़े मिलते हैं। इसी बीच विकास के नाम पर जो असली जीवित पौधे हैं, वो पर्यावरण को संतुलित रखने वाले खड़े हैं, उन पर आरा चलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। विकास और पर्यावरण की ये रस्साकसी आज की राजनीतिक सामाजिक हकीकत बन चुकी है। हर बार सरकारें कहती हैं हमें संतुलन बनाना है, हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, लेकिन असल सवाल यह है कि संतुलन टूटता किस ओर से है। पेड़ लगाने का अभियान सिर्फ तस्वीर में दिखे ताकि तालियां बज सके, और पेड़ों की कटाई का अभियान असल में जमीन पर चले ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो। यही दोहरी राजनीति आज हर राज्य, हर शहर में साफ दिखाई देती है। नासिक के तपोवन में इन दिनों यही दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। तपोवन जिसे सदियों से साधना, शांति और प्रकृति का संगम माना जाता रहा, जहां साधु जंगलों की छाया में तपस्या करते रहे, जहां पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं जीवन माने जाते हैं, वहीं आज उन्हीं पेड़ों पर पीले निशान लगाए जा रहे हैं। निशान जो बताते हैं कि इस पेड़ की उम्र अब केवल कागजी प्रक्रिया के खत्म होने तक ही बची है। नगर निगम कहता है कि ये सिर्फ सर्वेक्षण के निशान है, लेकिन पर्यावरणविद बताते हैं कि कई पेड़ों पर पहले काटने के चिन्ह थे, बाद में उन्हें काउंटिंग का नाम दे दिया गया है। सवाल उठता है, अगर ये पेड़ इतने पुराने हैं कि प्राचीन वृक्ष के रूप में रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं, तो फिर ऐसे पेड़ों की गिनती का उद्देश्य क्या है? क्या इन्हें बचाने की योजना है या इन्हें हटाने की है? कुंभ मेले की तैयारियां तर्क बनाकर सामने लाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि साधुओं और महंतों के रहने के लिए साधु ग्राम बनाया जाना है। भीड़ इस बार अधिक होगी, इंतजाम बड़े स्तर पर होंगे, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि साधु स्वयं पेड़ काटने की सलाह नहीं देते हैं, बल्कि वे तो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। कुंभ का मूल तत्व ही प्रकृति है। अगर उसी प्रकृति को काटकर कुंभ की तैयारी होगी तो ये कैसा आध्यात्मिक आयोजन होगा? सैकड़ों नागरिक चिंता में हैं। उनका डर सिर्फ 1800 पेड़ों का नहीं है, उनका डर है कि ये 1800 पेड़ों की एक और सरकारी गिनती ना बन जाए। कागज में काटे गए लेकिन मैदान में उनकी हजारों छाएं गायब हो जाए। नगर निगम जो आश्वासन दे रहा है कि अगर 7 साल का पेड़ काटा जाएगा तो 7 नए पेड़ लगाए जाएंगे, वह कागजी गणित जैसा लगता है जो जमीन पर बार बार असफल साबित होता है। हजारों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका 1% भी बचा रह जाए तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेड़ सिर्फ लगाना आसान है, उसे बचाना बेहद मुश्किल है। जिन राज्यों में करोड़ों पेड़ लगाने के दावे होते हैं, वहां साल भर के भीतर 70 से 90% पौधे सूख जा रहे हैं। और यह तथ्य कई आरटीआई में सामने आ चुके हैं। तपोवन के नागरिकों का सवाल बड़ा सीधा है, अगर सच में सिर्फ कम उम्र के पेड़ काटने हैं तो फिर इतने विशाल फैले हुए सैकड़ों साल पुराने वृक्षों पर भी निशान क्यों लगाए गए? क्या उनका भी सर्वेक्षण था, या क्या वे भी विकास की राह में बाधा बन गए थे? नासिक की यह लड़ाई अकेली नहीं है। भागलपुर में हजारों पेड़ अडानी को दे दी गई जमीन पर काटे जाने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में भी तो पेड़ों की रक्षा करने पहुंचे ग्रामीणों को पुलिस ने खूब पीटा, दौड़ाया, झड़प हो गई। तीर, डंडे, लाठियां, आंसू और जख्म, ये सब किसी जंगल को बचाने की लड़ाई में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। ये विचरणीय है। हसदेव के लोग कहते हैं कि उनकी सहमति फर्जी तरीके से ले ली गई। सरकार कहती है कि लोग हिंसक थे,
और इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच हजारों पेड़ गिरने की तैयारी में खड़े रहते हैं, खामोश, असहाय, लेकिन हर किसी के लिए सांस देने वाले ये पेड़ हैं। पेड़ों की कटाई का ये पैटर्न देश भर में एक जैसा है। पहले जमीन को विकास के नाम पर आवश्यक बताया जाता है और फिर पेड़ों की गिनती होती है, फिर सर्वेक्षण होता है और फिर आपत्तियां मांगी जाती हैं, फिर कहा जाता है कि नियमों के अनुसार कटाई होगी और उसी बीच कोई ना कोई सरकारी अधिकारी कह देता है कि 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाएंगे। लेकिन कहीं यह नहीं बताया जाता कि वे नए 10 पेड़ बचेंगे कैसे, कौन बचाएगा उन्हें, क्या वे उसी ऊंचाई तक पहुंचेंगे जिस तक आज खड़े पेड़ हैं, क्या वे वही जैव विविधता लौटाएंगे जो अभी मौजूद हैं। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे मिट्टी पकड़ते हैं, बारिश रोकते हैं, पक्षियों और जीव जंतुओं का घर होते हैं, गर्मी को कम करते हैं और इंसानों की सांसों को संतुलित रखने का काम करते हैं। एक 100 साल पुराने पेड़ को काटने का मतलब सिर्फ एक तने और शाखाओं का गिरना नहीं है, ये एक पूरा पारिस्थितिक और शाखाओं का गिरना नहीं है, ये एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त होने जैसा प्रतीत होता है। और एक पेड़ काटने का मतलब एक जंगल के भविष्य की हत्या है। तपोवन के पेड़ों के साथ भी यही होने जा रहा है। वहां के नागरिक कह रहे हैं कि साधुओं ने पेड़ काटने को कभी नहीं कहा था, बल्कि साधु तो प्रकृति के साथ रहने वाले होते हैं, उनकी साधना पेड़ों की छाया में पूर्ण होती है। लेकिन सरकारी तर्कों में साधुओं का नाम इसलिए आया क्योंकि यह तर्क सबसे तेज चलता है। धर्म का आयोजन है, इसलिए पेड़ हटाना जरूरी है। हर बार जरूरी शब्द ही पर्यावरण के गले की फांस बन जाता है। कब जरूरी होता है, किसके लिए जरूरी होता है, कौन तय करता है कि पेड़ बाधा है और कौन तय करता है कि पेड़ काटे बिना उपाय नहीं हो सकता, ये सब सवाल बस हवा में लटकते रहते हैं और बीच में पेड़ जमीन पर गिरते रहते हैं। कहते हैं पेड़ लगाने का काम सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, लेकिन शायद आज पेड़ बचाने का काम उससे कई गुना पुण्य का काम है, क्योंकि लगाना आसान है, काटना आसान है, लेकिन बचाना मुश्किल है। यही कारण है कि पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, साधु संत, फिल्म अभिनेता और साधारण नागरिक तक इस मुद्दे पर एकजुट खड़े हो जाते हैं। और यह सिर्फ नासिक का मुद्दा नहीं है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। और अगर कुंभ मेले के लिए पेड़ कटेंगे, अगर खनन परियोजनाओं के लिए जंगल गिरेंगे, अगर कारपोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों पेड़ों की बलि चढ़ेगी, तो आने वाले 20-30 साल में हमारे शहरों का क्या हाल होगा। तापमान कहां पहुंचेगा, बारिश कैसे होगी, नदियां कैसे चलेंगी, हवा कैसे बहेंगी। हम भूल रहे हैं कि पेड़ सिर्फ पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, वे संस्कृत का हिस्सा है, वो आध्यात्मिकता का हिस्सा है, धर्म का आधार है। राम स्वयं वनवासी रहे हैं महोदय, कैलाश के वृक्षों के बीच निवास करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जंगलों में घूमकर ज्ञान फैलाया। कबीर, रैदास, दत्तात्रेय, सभी का संबंध प्रकृति से रहा है। फिर धार्मिक आयोजनों के नाम पर ही प्रकृति को क्यों काटा जा रहा है। नासिक के पर्यावरणविदों की चिंता बिल्कुल जायज है। वे कहते हैं पेड़ों को काटने से पहले आप सोचें कि आप सिर्फ लकड़ी नहीं, एक संस्कृति को काट रहे हैं। आप सिर्फ एक जगह साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण परिस्थिति को नष्ट कर रहे हैं। सरकारें कहती हैं हम 10 पेड़ लगाएंगे, लेकिन वे ये नहीं कहती कि जो सदियों पुराने पेड़ कटेंगे, वे 10 छोटे पेड़ उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। कैसे और किस रूप में इसे भर पाएंगे, कभी नहीं कहते। यह प्रकृति का गणित है, कागज का नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हर साल पेड़ लगाने की घोषणा होगी और उन्हीं पेड़ों की को कुछ महीनों के बाद गिरा दिया जाएगा। कब तक विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट और सड़कें रहेगा, हरियाली और शांति नहीं रहेगी। कब तक नागरिकों को अपने जंगलों की रक्षा के लिए पुलिस से भिड़ना पड़ेगा। एक बात साफ है, अगर नागरिक जाग गए हैं
तो ये बदलाव की पहली सीढ़ी है। नासिक के लोग जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ तपोवन के लिए नहीं है, यह एक राष्ट्रीय चेतावनी है। पेड़ कटेंगे तो प्रकृति कटेगी, और प्रकृति कटेगी तो जीवन कटेगा। और शायद आज सबसे बड़ा संदेश यही है, पेड़ लगाने से बड़ा काम है पेड़ बचाना। और क्योंकि पेड़ लगाने से भविष्य बनता है, लेकिन पेड़ बचाने से वर्तमान बचता है। तपोवन का संघर्ष जारी है, पेड़ों पर लगी पीले निशान अभी भी हैं, लेकिन नागरिकों के दिलों में हरा निशान और भी गहरा है। वो निशान जो बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सांसों की है। और इस लड़ाई में आवाज उठाना ही आज का सबसे बड़ा पर्यावरण अभियान है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।